अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है कार्बन। आज के इस लेक्चर में बेटा हम कार्बन की स्टडी करेंगे। कार्बन आज की इस लेक्चर में बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्बन की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कार्बन। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको कार्बन के बारे में बताएंगे, कार्बन से रिलेटेड बेसिक चीजें कि कार्बन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कितने फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग इसके बारे में और भी कुछ चीजें जानेंगे, तो वो एक एक करके हम लोग आगे की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन है क्या। कार्बन के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बेटा। कह रहे कार्बन and its compounds are the most widely distributed substances on our planet। कह रहे कि कार्बन जो है, कार्बन और उसके जो यौगिक है हमारे ग्रह में सबसे व्यापक रूप में वितरित पदार्थ है, यानी सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो कार्बन और उसके यौगिक ही हैं जो हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कार्बन इज मेनली प्रेजेंट एज इट्स हाइड्राइड। कार्बन का जो मुख्य स्रोत है वो उसका हाइड्राइड है, यानी हाइड्रोकार्बन्स और कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक के रूप में वो मौजूद होता है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है जो कोयले के शोधन से प्राप्त होता है, जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम रिफाइनिंग ऑफ कोल। कोल के शोधन के जरिए हम प्राप्त करते हैं किसको? कार्बन को। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कार्बन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा परसेंटेज में कार्बन और उसके कंपाउंड्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। और कार्बन जिस फॉर्म में हमारे नेचर में पाया जाता है वो हाइड्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कार्बन जिस रूप में, जिस फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्राइड का दूसरा नाम होता है हाइड्रोकार्बन, मींस कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जो कोक है, कोक जो है कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है जो कोल के रिफाइनिंग से मिलता है। जय हिंद बेटा नीतीश कुमार, फटाफट से बेटा लाइव आए, बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग जो है। चलिए, तो अभी हम लोग जो टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कार्बन। हम कार्बन की डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कार्बन क्या है, ठीक है, कार्बन कहां कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजें एक एक करके हम लोग डील करेंगे, पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले हमने आपको थोड़ा सा भी कार्बन के बारे में बताया कि कार्बन जो है और जो कार्बन के यौगिक हैं हमारे ग्रह में, हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। कार्बन का जो मुख्य स्रोत होता है, यानी जिसमें वो ज्यादातर पाया जाता है, वो हाइड्राइड के रूप में होता है। हाइड्राइड का दूसरा नाम हाइड्रोकार्बन्स, या एक ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हो। फिर मैंने आपको यहां पे बताया कि जो कोक है, कोक जो आपका यहां पे कोक है वो कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होता है जो हम कोल की रिफाइनिंग से, कोयले के शोधन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको कार्बन के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। कार्बन के बारे में बेसिक चीजें अगर मैं आपको बताने की थोड़ी सी कोशिश करूं बेटा, तो कार्बन के बारे में आपको पता है कि भैया कार्बन का सिंबल C होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मैं अभी आपको यहां पे आगे क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो ये तो कार्बन के बारे में कि कार्बन जो है, तो एक चीज याद रखेंगे बेटा आप अपने दिमाग में कि सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है, जो हमारा सब्सटेंस सबसे ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करता है वो कार्बन है और उसके यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। occurrence
देयर आर 4 कॉमनली अवेलेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के कुल मिलाकर कितने? 4 जो है फॉर्म्स होते हैं। कार्बन के कुल मिलाकर कितने फॉर्म्स होते हैं बेटा? 4 फॉर्म्स होते हैं। कार्बन के कुल मिलाकर कितने फॉर्म्स होते हैं? 4 फॉर्म होते हैं। तो उसमें पहला फॉर्म है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें मैंने बताया कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। फिर एक आता है कार्बोनेट्स, लाइक जैसे लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो कार्बोनेट जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि, ये एक आपका तीसरा फॉर्म है। एक आता है कार्बन फॉसिल फ्यूल्स एज अ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यानी कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में जीवाश्म ईंधन। तो कहने का मतलब है कि जो आपका कार्बन है वो 4 रूपों में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन के कुल मिलाकर जो रूप हैं वो 4 समान रूप होते हैं। एक होता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पाया जाएगा, दूसरा हाइड्रोकार्बन में, तीसरा कार्बोनेट्स के फॉर्म में, और चौथा जो है फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में। तो ये कार्बन के जो है 4 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के 4 फॉर्म्स आपको दिमाग में रखना है बेटा। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है, तीसरा जो है कार्बोनेट्स के रूप में, और चौथा जो है फॉसिल फ्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, उस रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ये है कार्बन के फॉर्म्स। कार्बन का थोड़ा सा डेली लाइफ में देख लेते हैं। देखिए अभी बेसिक चीजें हम लोग जान रहे हैं, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है बेटा, ठीक है। इसमें बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको आपको याद दिमाग में रखना है बस। कार्बन का हमारे डेली लाइफ में अगर हम बात करें, कार्बन हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो उसमें एक तो आपका फूड हो गया, भोजन के रूप में। भोजन के रूप में आपको जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, यानी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब में कार्बन की अधिक मात्रा पाई जाती है। रिधि राज, जय हिंद बेटा, जय हिंद। बहुत लेट आ रहे हैं आप बेटा, ठीक है। तो फूड के भोजन के रूप में कार्बन जो है प्रोटीन्स में पाया जाता है, फैट्स में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, विटामिन में पाया जाता है। अगर हम वस्त्र की बात करें, क्लॉथिंग की बात करें, तो वुल है, कॉटन है, सिल्क है, नायलॉन है, टेरिलीन है, यानी ऊनी, सूती, रेशम, नायलॉन, टेरिलीन, इन सब में भी कार्बन जो है काफी ज्यादा परसेंटेज में होता है। पैकेजिंग की बात करें अगर, पैकेजिंग में वुड है, पेपर है, सेलोफेन है, पॉलीथीन है, लकड़ी, कागज, सिलोफेन, और इसके अलावा पॉलीथीन, ये पैकेजिंग के रूप में भी कार्बन बहुत अधिक मात्रा में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, ठीक है। हाउस गुड्स यानी घरेलू सामान में अगर बात करें, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये हम कल ही बताए हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। पीवीसी, मेलामीन, ये सब बैकलाइट्स, ये सब आपके क्या है? ये सब आपके पॉलीमर्स हैं। ये कल की लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। फ्यूल्स में ईंधन के रूप में बात किया जाए, पेट्रोल हो गया, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी और डिकम्पोजिशन रिच, ठीक है। यानी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, एलपीजी जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, सीएनजी जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। और जो डिकम्पोजिशन से जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं, उसमें भी हमारे पास कार्बन की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। तो अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में देखें, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें कि रोज़ाना हम कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में जो है कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें आपका एक तो फूड हो गया, दूसरा वस्त्र में, पैकेजिंग में, घरेलू सामान में, ईंधन में, सब में हम कार्बन का कहीं ना कहीं काफ़ी प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के हमारी डेली लाइफ में यानी हमारी दुनियावी ज़िंदगी में जो है इसके इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये इसको भी आपको दिमाग में रखना ही है, ठीक है।
चलो, अब यहां से हम लोग का मेन टॉपिक धीरे से शुरू हो रहा है। अब आगे अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ था नहीं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब आपको पहले से भी पता होगी, नहीं पता है तो ये आप तो देख ही लिए हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप, यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है बेटा। अब यहां से आप थोड़ा सा फोकस करेंगे अच्छे से। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन, पहले तो जानेंगे अपर रूप का क्या मतलब है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व के एक से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व एक से ज्यादा फॉर्म में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, अगर कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ अगर हमारी दुनिया में, हमारे इस अर्थ पर एक से ज्यादा फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी पाया जा रहा है, तो वो सारे के सारे जो फॉर्म है, वो जो सारे के सारे रूप हैं, उन रूप को हम बोलते हैं उस तत्व का, उस पदार्थ का अपर रूप। समझ पा रहे हैं? तो कार्बन के भी जो है 3 से 4 अपर रूप होते हैं, उनकी स्टडी हम लोग एक एक करके करने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहां पे पहले समझ लीजिए कि यहां पे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपर रूप का क्या मतलब है। करे डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी तत्व के वे भौतिक रूप जिसके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणों में विभिन्नता होती है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटा, अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के अपर रूप की स्टडी हम लोग यहां पे करने वाले हैं। फिर से मेरी बात को अच्छे से सुनेंगे बेटा, क्या मैं बता रहा हूं। मैंने कहा कार्बन जो है, ध्यान से सुनेंगे, कार्बन के एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म, भौतिक रूप हमारी दुनिया में पाए जाते हैं जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है, यानी भौतिक गुण क्या होती है, अलग होती है। उन रूपों को हम लोग एक दूसरे का अपर रूप बोलते हैं। कार्बन के यहां पे हम लोग 3 से 4 अपर रूप की स्टडी करने वाले हैं, तो एक एक करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। कार्बन, कार्बन के यहां पे देखो 2 अपर रूप हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टली रूप, हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टली रूप। क्रिस्टली रूप। एक और रूप की स्टडी करेंगे जिसको अक्रिस्टली रूप बोलते हैं, एमार्फस फॉर्म, वो हम लोग आगे अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो पहला हमारे पास आता है क्रिस्टली रूप। कार्बन का फर्स्ट जो रूप है, जो फर्स्ट फॉर्म है, वो है क्रिस्टली रूप, क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है बेटा, देखो, दीज हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो निश्चित होती है, यानी कि जो ज्यामिति है, ज्यामिति का जो आकार है वो बिल्कुल निश्चित होता है, बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्योंकि इसमें जो एटम्स होते हैं, यानी जो परमाणु होते हैं, वो बिल्कुल ऑर्डर मैनर में अरेंज होते हैं, यानी एक सीक्वेंस में, एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चे? फिर से एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। कार्बन के बेसिकली 2 फिजिकल फॉर्म से बेटा, 2 फिजिकल फॉर्म, 2 भौतिक रूप होते हैं। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है और एक एमार्फस फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म को बेटा हम बोलते हैं क्रिस्टली रूप। क्या बोलते हैं बताओ? क्रिस्टली रूप बोलते हैं। क्रिस्टली रूप में मैंने बताया कि क्रिस्टली रूप में जो हमारे पास परमाणु होते हैं वो बहुत ही सीक्वेंस में, बहुत ऑर्डर मैनर में अरेंज होते हैं, यानी व्यवस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामिति जो आकार है बेटा, बिल्कुल डेफिनिट होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। समझ पा रहे हैं? तो इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टली फॉर्म। अब क्रिस्टली फॉर्म की अगर हम बात करें बेटा, क्रिस्टली फॉर्म में तो 3 आते हैं। एक आपका आता है बेटा डायमंड, एक आता है आपका ग्रेफाइट, एक आता है फुलरीन। हम थोड़ा सा इनके बारे में एक एक करके थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं डायमंड के बारे में। चलें देखते हैं डायमंड क्या है भाई।
चलिए इसी में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं डायमंड। सबसे पहले मैं आपको डायमंड के बारे में बताऊंगा। डायमंड क्या है, ध्यान देना, पहले मेरी बात को अच्छे सुन लेना बेटा। अगर हम आपसे बात करें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 4 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6। सो आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 4 है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट वाले शेल में प्रेजेंट है। इसको हम के शेल बोलेंगे तो इसको एल शेल बोलेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट शेल हुआ, ये लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखते हैं तो इसी की बेसिस पर हम लोग वैलेंसी डिसाइड करते हैं, संयोजकता को डिसाइड करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बेटा, 4 होगी। संयोजकता इसकी क्या होगी बेटा, 4 होगी। वैलेंसी, जिसको वैलेंसी इंग्लिश में बोलेंगे। तो कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन का सिंबल C होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 पाएंगे। 4 क्योंकि आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में रखने की कोशिश करता है। तो अब आप देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन आप पा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की कमी है, तो भाई जाहिर सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, तो 4 वैलेंसी है, यानी 4 ये बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4। अब ध्यान देना, तो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है ध्यान देंगे, कार्बन जो है, अब आपने देखा कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाने वाला है, 4 बॉन्ड। तो एक कार्बन का एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम से ऐसे जुड़ेगा, ऐसे 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ेगा। फिर ऐसे ये वाला कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ेगा, ऐसे ये वाला कार्बन एटम भी 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ेगा। चार अदर कार्बन एटम से। ऐसे ये वाला भी कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम की बात करें, ये भी 4 कार्बन एटम से जुड़ेगा। तो इस तरह से जो है अगर हम बात करते हैं अपने इस डायमंड में, तो डायमंड के केस में अगर हम बात करें, यहां पे बेटा ध्यान देंगे, डायमंड के केस में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम को जोड़ रहा है, ठीक है। वैसे हर केस में कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का एक एटम 4 अदर कार्बन एटम को जोड़ता है, जोड़ करके एक लैटिस फॉर्म करता है, एक जाल बनाता है कुछ इस तरह से। तो अगर हम डायमंड में बात करते हैं तो डायमंड में कार्बन के एटम्स कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो ये किस तरह से जुड़ रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे बेटा, तो ये टेट्राहेड्रल लाइक जुड़ रहे हैं, चतुष्फलकी संरचना में, चतुष्फलकी संरचना में। तो कुछ इस तरह से जो है कार्बन के एटम्स कार्बन के एटम्स डायमंड में लगे होते हैं कि वो जुड़ करके एक चतुष्फलकी संरचना बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, ठीक है। और जाल बनाने की वजह से ये बहुत ही हार्ड होते हैं, क्योंकि ये बहुत जुड़ कर एक जाल टाइप में बना लेते हैं, इसीलिए काफी हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, बहुत दृढ़ होते हैं।
इसीलिए इनका गलनांक वगैरह बहुत हाई होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं क्या है इनके बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लीजिए इसके बारे में। डायमंड को थोड़ा सा देखेंगे आप आगे। अगर आप देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड में, डायमंड के भौतिक गुण में अगर आप देख लें तो पहली हार्डनेस पे चर्चा करें। हार्डनेस, इट इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, इट इज ऑल्सो हैज हाई डेंसिटी। कठोरता की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है दुनिया में। सबसे अधिक अगर कोई कठोरता वाला पदार्थ है तो वो कौन है बेटा? वो आपका डायमंड है। इसका घनत्व तो बहुत ऊंचा होता है, इतना होता है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। यानी डायमंड का जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ताप की, हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कहीं जाकर वो टूट जाता है और मेल्ट हो पाता है, पिघल पाता है। ठीक है, हीरे का गलनांक काफी ऊंचा होता है, इतना होता है, ध्यान रखना बेटा, 3930 डिग्री सेल्सियस यानी 3930 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हीरे का गलनांक होता है, जिसे केवल उच्च दबाव पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको इतनी दिमाग में याद रखना है बेटा कि अगर हम डायमंड्स की बात करते हैं तो डायमंड में ध्यान रखेंगे बेटा, डायमंड के केस में, डायमंड में याद रखेंगे बेटा कि डायमंड का सबसे, डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, यानी इस दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल जो पाया जाता है वो हमारा डायमंड है। इसका गलनांक, इसका घनत्व भी बहुत ऊंचा होता है, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। हार्डेस्ट मटेरियल की वजह से इसका गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है। गलनांक कितना ऊंचा होता है इतना समझ सकते हैं आप, 3930 डिग्री सेल्सियस यानी 3930 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको मेल्ट कराने के लिए, यानी इसको गलाने के लिए हमें कितना, नीतीश कुमार सर इसका पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको डायमंड को लेकर याद रखना है। तो डायमंड को लेकर आपको 2 पॉइंट याद रखना है बेटा। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे डायमंड को लेकर के? पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट नॉन मटेरियल है। प्रकृति में सबसे हार्ड मटेरियल जो है, सबसे कठोर पदार्थ जो हमारी दुनिया में पाया जाता है वो हमारा डायमंड है। इसका घनत्व तो सबसे ऊंचा, घनत्व भी बहुत ऊंचा होता है 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जय हिंद अनुराग वर्मा, बहुत लेट आ रहे हैं बेटा आप लोग। ठीक है, तो ये चीज हो गया कि इसका घनत्व ऊंचा होता है। तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो डायमंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक भी काफी ऊंचा होता है। यानी इसको मेल्ट कराने के लिए, गलाने के लिए हमें काफी ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो इतनी बात आपको डायमंड से रिलेटेड याद रखनी है बेटा। ठीक है, इतनी बात आपको डायमंड से रिलेटेड जरूर याद रखनी है। 2 बातें तो आपको बिल्कुल याद में रखनी है कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन है? डायमंड है। सबसे ज्यादा गलनांक वाला कौन है? डायमंड है। ठीक है, डायमंड के बाद हमारे पास आता है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात कर लें यहां पे, तो ग्रेफाइट जो है सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड ग्रेफाइट जो है बेटा वो सेकेंड जो है एमार्फस फॉर्म है, सॉरी सेकेंड जो है एलोट्रोप्स है, अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा 2,4 है। ठीक है, 2,4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में, 4 बॉन्ड ये भी बनाता है। लेकिन ग्रेफाइट के केस में क्या है कि बेटा एक कार्बन का एटम, ध्यान देंगे, एक कार्बन का एटम ग्रेफाइट के केस में, ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन का एटम 3 का अदर कार्बन एटम से जुड़ता है। ध्यान रखना बेटा। डायमंड में क्या था, डायमंड में कार्बन 4 अदर कार्बन एटम को जोड़ा करता था, लेकिन ग्रेफाइट में जो कार्बन का एटम एक है वो सिर्फ 3 कार्बन एटम को जोड़ रहा है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का हर एक एटम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, फ्री हो जा रहा है।
यानी इसका मान लो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ऐसे ही ये जुड़ेगा, फिर से देखेंगे बेटा थोड़ा। मैंने कहा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 पाएंगे आप। अब 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने बताया कि डायमंड के केस में मैंने बताया कि डायमंड में एक कार्बन का एटम 4 अदर कार्बन एटम को जोड़ लगता है, ठीक है। वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से डायमंड हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसमें करंट नहीं पास हो सकती। लेकिन अगर यहीं पे हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। लेकिन कार्बन में इसमें क्या होता है कि एक कार्बन का एटम बेटा, एक कार्बन का एटम 3 कार्बन एटम को ही जोड़ता है, सिर्फ 3 कार्बन एटम को, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। एक कार्बन का एटम 3 कार्बन एटम को जोड़ता है, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही ये वाला कार्बन एटम भी 3 कार्बन एटम को जोड़ेगा, 1 2 और ये 1 3, देख लो कुछ इस तरह से। ऐसे ही वाला कार्बन एटम भी कितने जोड़ेगा, 3 कार्बन एटम को जोड़ेगा। कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जो है अगर आप देखें तो हर एक कार्बन एटम का अपना एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जा रहा है। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ होगा, इसका भी एक मुक्त हुआ होगा, एक इसका भी मुक्त हुआ होगा। यानी हर एक कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है बेटा, फ्री हो जा रहा है। और पता है वही इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, यानी कि कुछ अलग है, जबकि ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, अच्छा सुचालक होता है, यानी उसमें इजीली करंट पास हो जाती है। क्यों पास हो जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। और एक और बात आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट में होता क्या है कि ये हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर मतलब लेयर वाइज रहते हैं, और उन लेयर के बीच में थोड़ा बहुत गैप रहता है। गैपिंग की वजह से वो एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं। बहुत वीक वंडरवॉल फोर्स के जरिए जुड़े होते हैं, इसीलिए काफी ये सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए तो आप देखिए जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल में आपको पता है ग्रेफाइट होती है, पेंसिल की नोक अक्सर टूट जाया करती है। क्यों टूट जाती है, क्योंकि पेंसिल में क्या होता है, जो ग्रेफाइट है उसकी एक लेयर दूसरे लेयर पर, एक परत जो है दूसरे परत पर क्या करती रहती है, स्लाइड करती रहती है, फिसलती रहती है, इसीलिए फौरन टूट जाती है अगर जोर देते हैं तो उस पर। हाँ, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ग्रेफाइट को लेकर आपको 2-3 बातें याद रखनी बेटा। पहली बात तो ये सॉफ्ट होता है, दूसरी बात ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रख, और इसका गलनांक जो है काफी कम होता है डायमंड के कंपेयर में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट से रिलेटेड बातें हैं, इसको आपको याद रखना है बेटा। ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ग्रेफाइट इज अ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस, यानी जो ग्रेफाइट है ये एक भूरा काला पदार्थ होता है, विच अकर्स इन द फ्री स्टेट, जो मुक्त अवस्था में होता है, लेकिन इसे 22,073 से लेकर 2273 से लेकर 2773 केल्विन पर इलेक्ट्रिक फ्यूमेस में कार्बन से कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जा सकता है। इसका पिघलना बिंदु इतना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि नेचुरली भी इसको हम लोग पाते हैं, और जो है इसको आर्टिफिशियली यानी मैन मेड के जरिए भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन लेकर हम इसको सिलिका के साथ हीट करेंगे तो ये सिलिकॉन कार्बाइड बनाएगा, ठीक है। इसको और हीट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेफाइट मिल जाएगा। तो यानी हम लोग इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ग्रेफाइट को हम अपने द्वारा मैन मेड के जरिए यानी आर्टिफिशियली भी हम लोग ग्रेफाइट को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, इसको ध्यान में रखेंगे बेटा। आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर देख पा रहे हो तो इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है। देखो ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देख लें, यहां पे हेक्सागन फॉर्म में है, देखें इस तरह से। अगर आप किसी एक एटम को ध्यान से देखेंगे तो एक एटम जो है 3 कार्बन एटम को जोड़ रखा है। चलिए इसको देख लीजिए, अगर हम इस कार्बन एटम को ध्यान दें तो इस कार्बन एटम ने कितने एटम को जोड़ रखा है भाई? एक इसको, एक इधर 2 और एक नीचे आप देखिए इधर 3। यानी ग्रेफाइट में एक कार्बन का एटम 3 अदर कार्बन एटम को जोड़ लगता है। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आपको बिल्कुल इसका पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि क्या है हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहां पे ईच कार्बन इन द लेयर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, यानी हर एक कार्बन जो है एक लेयर फॉर्म करेगा हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में, इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम, जिससे 3 अदर कार्बन एटम जुड़े होंगे, हाँ, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी एक प्रबल सह संयोजी बंध के द्वारा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये लेयर वाइज होते हैं। ये जैसे मान लीजिए फर्स्ट लेयर है और ये सेकेंड लेयर है, इन लेयर के बीच में गैप होती है, इन लेयर के बीच में बेटा क्या होती है? गैप होती है। और ये गैप कितनी होती है? यहां पे मेंशन है 340 पीएम, यानी 340 पिकोमीटर, ठीक है, पीएम, इतना गैप होती है। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में बहुत ही कमजोर वीक वंडरवॉल फोर्स वर्क करता है। इसीलिए एक लेयर दूसरे लेयर पर क्या करती रहती? स्लाइड करती रहती है, फिसलती रहती है। ठीक है, इसीलिए तो हम जब जोर देते तो फौरन टूट जाता है। तो वही मैंने बताया कि ग्रेफाइट जो है आपका थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट डायमंड के कंपेयर में बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। और एक और बात मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। क्यों अच्छा कंडक्टर है? क्योंकि इसमें हर एक कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा? फ्री हो जा रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ग्रेफाइट और डायमंड में क्या फर्क है। डायमंड में आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ जो है वो डायमंड है। दूसरी चीज, डायमंड में कार्बन से एक कार्बन एटम से, एक कार्बन परमाणु से 4 अदर कार्बन के एटम्स जुड़े होते हैं। इसीलिए डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, कुचालक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। समझ पा रहे हैं? ये चीजें आपको याद रखनी है बेटा, ओके। और डायमंड का क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जरिए जुड़े होते हैं, इसलिए ये इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। वहीं पे अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि ये वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें हर एक कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये था आपको ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ग्रेफाइट के बारे में अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये कुछ बातें हैं। लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम है। द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर लेस क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। देखो कम घनत्व होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की जो परतें हैं कम बारीकी से पैक होती हैं, और इसीलिए ग्रेफाइट का जो घनत्व है वो इतना होता है, बहुत कम होता है, जबकि हीरे का इतना होता है। हीरे का इतना और ग्रेफाइट का इतना बहुत फर्क आपको दिख रहा है। ये 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इनका जो घनत्व है वो डायमंड की तुलना में काफी कम है। सॉफ्टनेस की बात करें, द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्स, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयरफॉर वन लेयर कैन इजीली स्लाइड ओवर द अदर। इसीलिए मैंने बताया ना, मैंने क्या बताया कि एक लेयर जो है दूसरे लेयर पर स्लाइड करती रहती, फिसलती रहती। दिस मेक्स ग्रेफाइट सॉफ्ट, यही बनाता है ग्रेफाइट को सॉफ्ट, एंड हेंस इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट्स। इसीलिए हम लोग इसको लुब्रिकेंट्स के रूप में, स्नेहक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। स्नेहक का मतलब जो डीजल है, मोबी ऑयल है, इन सब के फॉर्म में भी इसका यूज करते हैं। ग्रीस है, ये सारे लुब्रिकेंट्स है। जहां पे फिसलने की बात आए वहां पे जिस मतलब मशीन सिस्टम में अगर हम कहीं पर फ्रिक्शन को कम करना है, घटाना है, घर्षण को कम करना है, तो वहां पे हम ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट्स, स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो ग्रेफाइट से रिलेटेड आपको बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये तो ग्रेफाइट था। तो मैंने अभी आपको डायमंड के बारे में एक्सप्लेन किया, देन इसके बाद मैंने आपको ग्रेफाइट के बारे में बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन। फुलरीन का फुल फॉर्म है बेटा बकमिंस्टर फुलरीन। इसको बकी बॉल के नाम से भी जाना जाता है। बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको हम बकी बॉल
के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपर रूप है कार्बन का। तो कार्बन के 3 अपर रूप पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला मैंने डायमंड के बारे में बताया, सेकंड मैंने आपको ग्रेफाइट के बारे में एक्सप्लेन किया, थर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फुलरीन के बारे में। फुलरीन में बेटा क्या होता है, ये एक ऐसा जो है कार्बन का अपर रूप है जिसमें कार्बन के 60 एटम लगे होते हैं, 60 कार्बन एटम। फुलरीन में बकमिंस्टर फुलरीन में 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि वो एक बकी बॉल फॉर्म करते हैं। जो आपने बकी बॉल फुटबॉल नाम तो सुना होगा ना। चलो इसको स्ट्रक्चर देख के क्लियर करते हैं ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए ध्यान देंगे, फुलरीन में अगर आप ध्यान देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम फ्लोरीन्स की बात करें तो फ्लोरीन्स बेटा आपका कुछ इस तरह का होता है। इसमें आप देखेंगे कि एक तो आपको 6 कार्बन की रिंग नजर आ रही होगी, 6 कार्बन की, ध्यान देंगे, हेक्सागन स्ट्रक्चर 6 कार्बन का, देख लें अच्छे से, 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम। एक तो हेक्सागन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दूसरा बेटा पेंटागन भी आ रहा है, देख लो ये वाला, 1 2 3 4 5 पेंटागन स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है बकी बॉल में यानी बकमिंस्टर फुलरीन में बेटा इसमें 2 तरह के रिंग्स होते हैं, 2 तरह के वलय रिंग्स। एक होता है आपका, एक है आपका हेक्सागनल स्ट्रक्चर, हेक्सागनल रिंग, एक तो हेक्सागनल रिंग है और दूसरा पेंटागनल रिंग है, पेंटागनल रिंग। ठीक, तो बकी बॉल में यानी बकमिंस्टर फुलरीन में कुल मिलाकर के 60 कार्बन एटम, 60 कार्बन के एटम, देख लें यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरीन की बात करें इसमें C60 कार्बन के 60 एटम्स होते हैं। कार्बन के इतने परमाणु होते हैं बेटा, 60 कार्बन के परमाणु जुड़े होते हैं और इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो एक बकी बॉल बनाते हैं, इसीलिए काफी हार्ड होते हैं ये। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप देखें ध्यान से, समझ जाएंगे आप। चलिए थोड़ा सा आगे, तो ये था आपका कार्बन का अपर रूप। कार्बन के अपर रूप में मैंने अभी आपको 3 टाइप के अपर रूप बताएं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, जो कि क्रिस्टली फॉर्म था, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टली रूप है। अब हम अक्रिस्टली रूप पर चर्चा करने जा रहे हैं। अक्रिस्टली रूप, कार्बन के अक्रिस्टली, एमार्फस फॉर्म। एमार्फस फॉर्म को हिंदी में बोलेंगे बेटा अक्रिस्टली, अक्रिस्टली। अक्रिस्टली अपर रूप, अक्रिस्टली अपर रूप। तो अमार्फस फॉर्म ये कार्बन का अक्रिस्टली रूप है। दीज डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इनके पास जो है जो ज्योमेट्रिकल शेप है यानी जो ज्यामिति जो आकार है वो डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता, क्योंकि इसमें इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी इसमें जो परमाणु जो व्यवस्थित होते हैं वो इर्रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, अव्यवस्थित रूप से अरेंज किए जाते हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। एक तो मैंने अभी आपको क्रिस्टली फॉर्म बताया। क्रिस्टली फॉर्म में क्या बताया मैंने कि उसमें जो परमाणु होंगे कार्बन के वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज होने की वजह से वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं, कि एक निश्चित जो है ज्यामिति का आकार देते हैं। जबकि हम लोग अमार्फस सॉलिड की, अमार्फस फॉर्म्स की अगर बात करें, अक्रिस्टली अपर रूप की बात करें, तो इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है बेटा यानी जो ज्यामिति आकार है वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि इसमें परमाणु जो होते हैं इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, यानी कि अव्यवस्थित रूप से इधर उधर बिखरे होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका जो आकार होता है ज्योमेट्रिकल शेप वो निश्चित नहीं होता है। तो उसमें
इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे क्रिस्टली के फॉर्म में। लेकिन अभी आपको 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो डायमंड से रिलेटेड बात याद रखनी है, दूसरा ग्रेफाइट से, तीसरा आपको किससे रिलेटेड याद रखनी है बेटा, फुलरीन से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग कार्बन की स्टडी और करेंगे। कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएं तो कार्बन की वैलेंसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कार्बन की वैलेंसी से रिलेटेड बात कर लिया जाए। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, आपको पता है। कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4 होती है। टेट्रावैलेंट है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 का मतलब है कि कार्बन जब भी जुड़ेगा किसी के साथ हमेशा 4 बंध बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा बेटा, 4। 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस बात का अपने दिमाग में हमेशा स्टोर करके रखेंगे कि कार्बन किसी भी एटम से जुड़ेगा, जितने भी एटम से जुड़ेगा, याद रखना एक कार्बन का एटम हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 केमिकल बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करता है। ठीक है, अदर एटम के साथ। कैसे, यहां पे देखेंगे अभी हम लोग। हाँ, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पे कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। देखो, कार्बन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। ध्यान देना बेटा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है बेटा, सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मेथेन, अगर आप मेथेन को ध्यान से देखेंगे, मेथेन में अगर आप देखें तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6, 2,4 हो गया। हाइड्रोजन के बारे में जान रहे हैं आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा, ध्यान देना। एक कार्बन एटम है बेटा, एक कार्बन एटम है, 4 अदर हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 4। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा, 1 इससे शेयरिंग करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा, किसके साथ कर लेगा। और हाइड्रोजन के बारे में तो पता है बेटा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, 1 इसका। ठीक है, आपको ये बात तो पता है ना कि कार्बन हो या कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट को फुलफिल करेगा या डुप्लेट को फुलफिल करेगा। तो हाइड्रोजन यहां पे डुप्लेट करने वाला है, यानी हाइड्रोजन कुछ भी करेगा, ये अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करेगा ताकि अपने आप को ये स्टेबल कर ले, स्थायी कर ले। वहीं पे अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, 4 इसको जरूरत है। अगर 4 कहीं से मिल जाए या 4 से कहीं शेयरिंग कर ले, साझेदारी कर ले, तो 4 तो इसका पहले से है, 4 4 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ध्यान देना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और चारों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करने वाला है, हाइड्रोजन क्या करने वाला बेटा, देखो कार्बन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये भी शेयर कर लेगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग कार्बन की बात करें, वहीं पर अगर हम कार्बन की बात करें बेटा तो कार्बन का 4 है ही है, ये 4 अदर से कर लेगा। तो इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो एक कार्बन एटम 4 अदर हाइड्रोजन एटम से जुड़ रहा है। और आप यहां पर फोकस करेंगे तो आपको दिख रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे, हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे बेटा कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब भी जुड़ेगा एकल बंध से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, तो टेट्रावेलेंट का मतलब है कि कार्बन 4 बना, मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर किसी एक एटम से जुड़ रहा है तो हो सकता है कि वो एक ही बॉन्ड उससे बना रहा हो, हाँ 2 बॉन्ड बना रहा हो, 3 बॉन्ड बना रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा। ठीक है, तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन में अगर हम बात करें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाता है। जैसे यहां पे मेथेन, CH4 क्या है बेटा, मेथेन, इसको मेथेन बोलते हैं, मेथेन। तो ये एक आपका एग्जाम्पल था जिसमें आपने देखा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे आप। कार्बन जो है डबल बॉन्ड भी बनाता है। देखो कार्बन जो है कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है ना तो डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे देख लो, कार्बन का भी हमने बताया, कार्बन का
एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, ऑक्सीजन का 8, 2,6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6, ऑक्सीजन का 2,4, 2,6। तो इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 6 है, ठीक है, सॉरी वैलेंसी 6 कह रहे हैं, इसकी वैलेंसी 2 होगी क्योंकि इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाँ, तो कार्बन हो गया और यहां पे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। कार्बन के पास भैया कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 में से 2 इसके साथ शेयरिंग करने वाला है और 2 इसके साथ शेयरिंग करेगा। वहीं पे ऑक्सीजन की बात कर लो, वहीं पे ऑक्सीजन की बात कर लो, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके साथ 2 से शेयरिंग कर लेगा। तो ऑक्सीजन देखो 6 इलेक्ट्रॉन पा गया, 6 तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन पा गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 से शेयरिंग कर लिया 8 हो, 2 से शेयरिंग किया 8 हो गया। कार्बन के पास खुद का 4 है, 2 ऑक्सीजन से ले लेगा, हो गया। तो अगर आप ध्यान दें तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है। हाँ, इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये चीज है, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप देखें, कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है भाई। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं भाई, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, भाई इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 1, इसका करेंगे कॉन्फ़िगरेशन 2,4, इसका करेंगे 2,5, इसका करेंगे तो 1 आएगा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 ही बनाएगा क्योंकि 5 है। हाँ निकेश श्रीवास्तव, हेलो बेटा, जय हिंद। बहुत लेट आप ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, कितनी गलत बात है। चले अच्छा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो 6 होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, हाइड्रोजन का 1 हो गया, ठीक है। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाने वाला है, नाइट्रोजन 5 ही बनाएगा, क्यों? सॉरी 5 क्यों, 3 बनाएगा क्योंकि 5 है, 3 की कमी है तो 3 ले लेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन तो 1 बनाता ही है। तो अगर आप देखें, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और 1 इसके साथ शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन के पास अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। देन इसके बाद अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से भैया 3 शेयरिंग करेगा, 1 2 3 और 2 इसके पास अपना खुद का बचेगा। तो हाइड्रोजन स्टेबिलिटी के लिए ये नाइट्रोजन और ऐसे आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है भाई? 3 की हुई है, 3 शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। इसीलिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है, थैंक यू वेरी मच सौम्या, बहुत लेट लेकिन बेटा आप लोग ज्वाइन होते हैं, बहुत गलत बात है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताने की कोशिश की कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन जो है चतुसंयोजक होता है, यानी 4 बंध बनाता है, 4 अधिकतम बनाएगा। लेकिन हाइड्रोजन से जब कार्बन जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अधिकतम कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 4 बनाएगा, यानी वो 4 ही बनाकर स्टेबल होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर से अगर बात करें तो हाइड्रोजन से जुड़ने पर 1 बनाता है, तो ऑक्सीजन से जुड़ने पर 2 बनाता है, तो नाइट्रोजन से जुड़ने पर 3 बनाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कार्बन से रिलेटेड चीजें थी जो मैंने अभी आपको यहां पे क्लियर कराई। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। कह रहे मेथेन गैस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस के लिए जो मेथेन है ये आपका मेजर कंपोनेंट होता है बायोगैस के लिए। एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी के लिए,
सीएनजी एलपीजी वगैरह के लिए। अनिकेत श्रीवास्तव, कोई बात नहीं, चलो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से आप ख्याल रखेंगे बेटा। तो मेथेन गैस जो है, बायोगैस हो या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको बोलते हैं, एलपीजी वगैरह, उसका मेजर सोर्स हमारा मेथेन है। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 3 बॉन्ड्स इज नॉट पॉसिबल बिटवीन एनी 2 एटम्स। ये चीज भी आपको याद रखना है, 2 बॉन्ड्स के बीच में 3 से ज्यादा, 2 एटम के बीच में 3 से अधिक बॉन्ड नहीं बन सकते। अगर मान लीजिए कार्बन, सोचें कि कार्बन जो है 3 से ज्यादा 4 बना ले, तो 4 कभी नहीं बना सकता। ध्यान रखना बेटा, इस चीज का आपको ख्याल रखना। कार्बन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज्यादा बॉन्ड 2 एटम के बीच की बात कर रहे हैं, 2 परमाणु के बीच में, 2 एटम के बीच में अधिकतम 3 से ज्यादा नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एक चीज यहां पे याद रखना है बेटा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। सबसे पहले यूरिया जो है, यूरिया सिंथेसाइज की गई थी फ्रेंच फ्रेडरिक होलर ने 1828 में। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन का जो यौगिक जिसने बनाया था, उनका नाम था फ्रेडरिक होलर, नाम था। 1828 ईस्वी में बनाया था, जो भी जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि अकार्बनिक यौगिक से इन्होंने कार्बनिक यौगिक बनाया था, यूरिया जिसको बोलते हैं। अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया था। ओके बेटा, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है बेटा कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसने बनाया था, उनका नाम था फ्रेडरिक होलर। 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है, उसको इन्होंने गर्म करके यानी हीट करके जो है कन्वर्ट किया था किसमें, यूरिया में। और यूरिया आपका एक ऑर्गेनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। यहां से आपको एक जानकारी ये मिली कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक फ्रेडरिक होलर ने 1828 ईस्वी में बनाया था, अमोनियम साइनेट को कन्वर्ट करके दिखाया था यूरिया में, ठीक है। थोड़ी सी चीजें यहां पे भी जानने की जरूरत है। कह रहे रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन इतने ज्यादा भाई कंपाउंड्स क्यों बनाता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि कार्बन के हमारे नेचर में सबसे ज्यादा यौगिक, पता है आपको 3 से 5 मिलियन, 3 से लेकर 5 मिलियन कार्बन के यौगिक हमारे नेचर में हैं। सबसे ज्यादा यौगिक अगर किसी के हैं तो वो कार्बन है। तो ये वजह क्या है कि भाई कार्बन इतने यौगिक बनाता है, कार्बन इतने अधिक यौगिक क्यों बनाता है, इसकी वजह क्या है, बाकी अदर क्यों नहीं करते? तो उसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। उसमें उसकी पहली वजह है कैटिनेशन। उसकी कैटिनेशन एक वजह है। कैटिनेशन क्या होता है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यानी कार्बन के अंदर यह खासियत होती है कि कार्बन अपने ही कार्बन के परमाणु को जोड़ जोड़ करके एक लंबी सी चैन बना लेता है, एक श्रृंखला बना लेता है, ठीक है। इसीलिए यही वजह है कि कार्बन हमारे नेचर में सबसे अधिक यौगिक बनाता है। आप देख लीजिए जितनी भी मेडिसिन आप देखेंगे, सारी मेडिसिन में कार्बन के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपको पता है भाई कितने टाइप की मेडिसिन, अगर हम पैरासिटामोल की बात करें, मॉर्फिन की बात, कोई भी अगर मेडिसिन की बात कर ले, तो एक मेडिसिन के बनने में पता है बेटा कई तरह के केमिकल्स, कई तरह के कार्बन के कंपाउंड्स उसमें होते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितनी तरह की मेडिसिन हमारी दुनिया में होंगी। तो 3 से लेकर 5 मिलियन कार्बन के कंपाउंड्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। समझ पा रहे ना? और उसकी वजह कौन है भाई? उसकी वजह पहली है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यानी कार्बन के अंदर यह खासियत है कि कार्बन अपने ही कार्बन के परमाणुओं को जोड़ जोड़ करके एक लंबी सी कार्बन की श्रृंखला तैयार कर लेता है। इसी अब आप यही से अंदाजा लगाइए। अभी मैंने आपको फुलरीन के बारे में बताया, बकमिनिस्टर फुलरीन, बकीबॉल के बारे में बताया। तो बकीबॉल में मैंने क्या बताया था आपको कि उसमें 60 कार्बन के एटम, एक कार्बन का एटम पता है एक कार्बन का एटम 60 कार्बन एटम को जोड़ने की क्षमता रखता है बेटा। ये खासियत है कार्बन की, समझ पा रहे हैं? तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटिनेशन। नोट क्या है भाई? द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज नेक्स्ट फाउंड इन सल्फर बट टू ए लेस एक्सटेंट। यानी कि कैटिनेशन सबसे ज्यादा तो कार्बन में है। कार्बन भैया 60 कार्बन को, एक कार्बन का एटम 60 कार्बन एटम जोड़ सकता है, लेकिन उससे कम आता है सल्फर में। समझ पा रहे हो? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन दूसरी वजह है। पहली तो आपने कैटिनेशन जान ली,
पहली कैटिनेशन आपने जाना, ठीक। सेकेंड आप क्या जान रहे भाई, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन जो चतुसंयोजी है, यानी जिसकी संयोजकता 4 है, टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, ये भी एक वजह है, ठीक है। कार्बन एटम्स इज टेट्रावैलेंट, दैट इज इट्स वैलेंसी इज 4, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी, आपको ये पता होना चाहिए। फिर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये भी एक वजह है, ये मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है भाई। कार्बन के पास ये भी एक खासियत है कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है, मल्टीपल, एक से ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, डबल बना लेता है, ट्रिपल बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये भी टेंडेंसी कार्बन की अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, समझ पा रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स में जैसे मैंने भी बताया भाई, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लिया, कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ठीक। तो ये कार्बन की खासियत है कि ये कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। तो 3 चीजें आपको दिमाग में रखना है बेटा। एक तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि कार्बन कैटिनेशन रखता है, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती, कार्बन के पास टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, ठीक है। अब यहां पे एक नया टॉपिक शुरू होता है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को बोलते हैं समावैवता, 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 सॉरी, समावैवता, समावैवता, आइसोमेरिज्म को बोलते हैं बेटा समावैवता। ये समावैवता क्या होता है भाई, आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, यानी आणविक सूत्र तो सेम हो, अणु सूत्र तो समान हो, लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हो। अब जब संरचना अलग होगी तो जाहिर सी बात है भाई, उसके गुण में भी विभिन्नता देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टीज में भी बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में 100% आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, समावैवी कहलाते हैं, और उनकी इस क्रिया का नाम क्या है बेटा, समावैवता कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखेंगे, द प्रॉपर्टी इन विच 2 और मोर कंपाउंड्स, यानी 2 या अधिक यौगिक, हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। तो एंड द कंपाउंड शोइंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स कहते हैं। कहने का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग हो, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको चेंजेस देखने को मिले, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं, और इसी फिनोमिना का नाम क्या बेटा, आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समावैवता क्लियर हो गया होगा कि 2 या 2 से ज्यादा यौगिक जिनके अणु सूत्र एक जैसे हों लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हों, वो एक दूसरे के समावैवी कहलाते हैं, तथा उनकी इस क्रिया का नाम क्या है बेटा, समावैवता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान देंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है बेटा C4H10 है, C4H10, और एक होता है आइसोब्यूटेन। पता है आइसोब्यूटेन का भी C4H10 है, तो फर्क क्या है इन दोनों में, C4H10 इसका भी है, C4H, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हिंदी में बोलेंगे अणु सूत्र, ठीक। तो इन दोनों में फर्क क्या है, अणु सूत्र तो एक जैसा है, फर्क क्या है बेटा, फर्क है इसकी संरचना, ध्यान देंगे संरचना क्या है इसकी देख लेना। इसकी संरचना बनेगी बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, लेकिन इसकी संरचना जब आप बनाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक स्ट्रेट चेन है। और इसकी बात करेंगे तो ये ब्रांच आ गई, देखो एक ब्रांच आ गई है, लेकिन दोनों का अणु सूत्र एक जैसा है, 4 कार्बन इसमें भी है, इसमें भी 4 कार्बन,
10 हाइड्रोजन इसमें भी है, 10 हाइड्रोजन इसमें भी है। तो अणु सूत्र तो एक जैसा है, लेकिन इनकी संरचनात्मक सूत्र क्या है बेटा, अलग अलग है। तो वे एक दूसरे क्या कहलाएंगे, समावैवी कहलाएंगे। ठीक है, और उनके इस क्रिया का नाम क्या होगा, समावैवता। तो कार्बन जो है आइसोमेरिज्म भी शो करता है, कार्बन जो है समावैवता भी दिखलाता है। ये बात आपको दिमाग में रखना बेटा, कार्बन क्या शो करता है, आइसोमेरिज्म भी शो करता है, समावैवता भी दिखलाता है। ये अपने दिमाग में आपको बिल्कुल बैठा कर रखना है। ये भी एक खासियत है कि कार्बन एक से ज्यादा बहुत सारे यौगिक क्यों बनाते हैं, आइसोमेरिज्म भी एक वजह है। चलो आओ हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे सेलेक्ट द ऑड वन आउट, मतलब बेमेल को चुने। इसमें बेमेल कौन है भाई, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन की बात करें तीनों, तो ये हमारा एलोट्रोप हो गया। एलोट्रोप, एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स यानी अपर रूप है, अपर रूप। तो बेमेल कौन हुआ, हाइड्रोकार्बन। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। यस आर नो, यस आर नो बेटा बता दें, जल्दी फटाक से बता दें। तीन बेमेल, सॉरी बेमेल आपका कौन है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि डायमंड हो, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये तीनों तो हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे अपर रूप हैं। ठीक है, हाँ गुड, गुड अनिकेत बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या है, ग्रेफाइट दो बीइंग अ नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट रीजन कैन बी अकाउंटेड फॉर दिस बिहेवियर। कह रहे ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का संचालन करता है, पता है आपको। हाँ अनुराग वर्मा, वेरी वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो अधातु होते हैं ना वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। एक्सेप्शन ग्रेफाइट है, अपवाद में कौन है बेटा, ग्रेफाइट। वजह क्या है, अभी मैंने बता ही दिया। पहला, वीक कोवेलेंट बॉन्डिंग, कमजोर सहसंयोजक बंध, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लेयर्स, यानी दोनों परतों के बीच में लगने वाला जो वंडरवॉल आकर्षण बल है। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। यस आर नो, सी इज करेक्ट ऑप्शन। यस आर नो, जल्दी से बताएं बेटा। यस यस, वेरी गुड अनुराग वर्मा, वेरी गुड, शाबाश। तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अवस्था में, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। कह रहे सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, गलत का चयन करें। इसमें गलत कौन है भाई, पहला, ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज ज्वाइंट टू 4 कार्बन एटम्स। हीरे में प्रत्येक कार्बन एटम चार कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है प्राकृतिक, ये भी बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने जाना। फ्लोरीन इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है भाई, फ्लोरीन भी हमारा क्रिस्टली फॉर्म है। ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये तो अभी सरासर गलत हो गया भाई। बताओ क्या डी इज करेक्ट ऑप्शन, क्या डी इज करेक्ट ऑप्शन बेटा, यस आर नो। वेरी गुड अनिकेत, बहुत बढ़िया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डायमंड इज अ हार्ड एंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, सही बात है, डायमंड सही बात है, हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट नरम होता है। डायमंड इज सॉफ्ट एंड ग्रेफाइट इज हार्ड, हीरा नरम होता है और ग्रेफाइट कठोर होता है। ये तो गलत बता रहा है, ये तो भैया ट्रू है, ये तो ट्रू समझ में आ रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट लग रहा है। चलो अच्छा तीसरा पढ़ते हैं। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, सही बात है, डायमंड बैड कंडक्टर होता है और ग्रेफाइट आपका जो है गुड कंडक्टर है, ये भी ट्रू है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ है डायमंड इज अ गुड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर। डायमंड गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन, अनिकेत ए, अनुराग वर्मा बी,
अच्छा, ए या बी? करेक्ट ऑप्शन ना, तो करेक्ट है, एक तो टी है, एक फर्स्ट वाला है और एक थर्ड वाला है, तो फर्स्ट थर्ड का ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया निकेत, शाबाश, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पे, अमार्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन कोल। कार्बन कोल का अमार्फस फॉर्म, अगर हम लोग अमार्फस फॉर्म, अभी हम लोगों ने सारी चीजें जो है क्रिस्टली फॉर्म के बारे में बात किया हम लोगों ने, अनुराग वर्मा, वेरी गुड बेटा, ए सही है। अभी तक हम लोगों ने क्रिस्टली के बारे में बात किया था, क्रिस्टली ठोस के बारे में, सॉरी क्रिस्टली फॉर्म के बारे में बात किया था। अब हम क्रिस्टली एमार्फस फॉर्म की बात करने जा रहे हैं, कार्बन कोल। टाइप्स ऑफ कोल की बात करें तो बेटा देखो, एक आता है आपका वुड। वुड कंटेन्स अबाउट 40% कार्बन। इससे क्वेश्चन उठेंगे, अंडरलाइन कर लेना बेटा, ध्यान रखना बेटा, इसको आपको दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है। 40% कार्बन आपको वुड में मिलता है। कार्बन इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड मे हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू, सॉरी यहां पे कोक है, वो कोल है, कोल इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड मे हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टेक्स प्लेस। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कोल आप देख रहे हैं, पीट, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। हाँ, तो डिफरेंट टाइप के कोल्स यहाँ पे गिवन है, सबका अपना परसेंटेज गिवन हुआ है। पीट है 60%, लिग्नाइट 70%, 90% एंथ्रासाइट, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको बेसिक चीजें हैं, इसको क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।